जय हिंद दर्शकों। आज का ये कार्यक्रम मेरे लिए बहुत ही अहम और विशेष है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण कि आज मैं जीएस दिन हिंदी की शुरुआत कर रहा हूं। आज ही के दिन 11 नवंबर 2022 को 2 साल पहले मैंने ग्लोबल स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस न्यूज की शुरुआत की थी, जो कि अंग्रेजी भाषा में था। लेकिन पिछले 2 साल से मेरे को आप लोगों के कई कमेंट्स आए, रिक्वेस्ट आए ट्विटर पे, लिंक्डइन पे कि मैं अपना ये कार्यक्रम हिंदी में भी शुरू करूं। तो मैंने आपकी बात मानी और आज मैं जीएस हिंदी की शुरुआत कर रहा हूं। और दूसरा कारण जो आज का कार्यक्रम मेरे लिए विशेष और अहम है, वो ये है कि आज मैं ऐसे शख्स की इंटरव्यू करने जा रहा हूं जो कि मेरा पहला प्रोग्राम होगा जीजन हिंदी पे, जिसे मैं बचपन से जानता हूं, जिसकी मैं वीर गाथाएं अपनी सेना की सर्विस के पहले दिन से सुनता आया हूं, और जो भारतीय सेना के एक बहुत बहादुर अफसर हैं, एक अच्छे इंसान तो हैं ही हैं, और एक अच्छे डांसर भी हैं। ब्रिगेडियर नीलेश भनोट, सेना मेडल। ब्रिगेडियर भनोट और मैंने अपनी स्कूलिंग इकट्ठे की है द आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं, नई दिल्ली में। फिर हमने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी इकट्ठे ज्वाइन की 79 एनडीए कोर्स में। फिर हमने 1 साल की ट्रेनिंग की 89 रेगुलर कोर्स इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में। और फिर हम सेना में कमीशन हुए एज ऑफिसर्स। ब्रिगेडियर नीलेश भनोट को सेना मेडल गैलेंट्री मिला है अपनी वीरता के लिए। उन्होंने बहुत अहम कोर्स किए हैं भारतीय सेना के, उसमें डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज शामिल है, हायर कमांड कोर्स शामिल है। वो एक पैराशूट स्पेशल फोर्सेस के अफसर हैं, और जैसे मैंने शुरू में बताया वो एक बहुत अच्छे डांसर भी हैं। और इसके बारे में मैं 1 मिनट चाहूंगा, क्योंकि जनरली हमें लगता है कि जो लोग वीर हैं, बहादुर हैं, वो नाचते नहीं है, गाते नहीं है। लेकिन अगर एक कंप्लीट ऑफिसर भारतीय सेना में मेरे को उंगली रखनी पड़े, तो मैं सीधा पहले ब्रिगेडियर नीलेश भनोट पे रखूंगा। हम राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में ट्रेनिंग कर रहे थे, और वहां पे एक कार्यक्रम होता है बटालियन एंटरटेन, और उसमें एक कार्यक्रम था जिसका गाना था अमिताभ बच्चन का याराना पिक्चर का बड़ा फेमस गाना। और उसमें ब्रिगेडियर भनोट ने अमिताभ बच्चन जैसी ड्रेस पहनी जिसके ऊपर लाइट्स थी, और उस गाने का नाम था सारा जमाना हसीनों का दीवाना। और जब ब्रिगेडियर भनोट उस स्टेज पे आए, और स्टेज पे भी उनकी जो एंट्री थी वो आम एंट्री नहीं थी, क्योंकि वो स्पेशल फोर्सेस के अफसर हैं। उनकी एंट्री तब भी बहुत ही अलग थी। वो एक रस्से की मदद से स्टेज पे आए, और जो तालियां बजी, जो गड़गड़ाहट हुई तालियों की दर्शकों, मेरे को आज तक वो याद है। तो मैं ब्रिगेडियर नीलेश भनोट, सेना मेडल, का हार्दिक स्वागत करता हूं जीजन हिंदी के पहले कार्यक्रम में। थैंक यू जसी। थैंक यू। इतना इतना तगड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए मेरा नहीं, मैं सचमुच बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे को अपने फर्स्ट एपिसोड में आपने मेरे को उस काबिल समझा कि मैं उसमें फर्स्ट एपिसोड में पार्ट ले सकूं। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट ऑन विद द इंटरव्यू। ब्रिगेडियर भनोट, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि आप अपनी जिंदगी के बारे में बताइए। जब आप स्कूल में छात्र थे और फिर आप इतने बड़े ओहदे पे भारतीय सेना में पैराशूट स्पेशल फोर्सेज में ब्रिगेडियर बने, जो आपका ये जिंदगी का सफर था, ये थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों के लिए। ओके। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था मेरा बचपन हो वो। मेरे फादर भी फौज में थे, गुरखास में थे। तो मैं उन्हीं के साथ अलग अलग जगह गया। जब तक मैं एनडीए जाने तक मैंने करीब नौ नौ स्कूल बदल चुका हूं मैं, अलग अलग जगह में, छोटे छोटे स्टेशन में पला बढ़ा। और कुछ तो ऐसी जगहें थी, पहाड़ जंगल, जो कि बहुत ही छोटी उम्र में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जंगल में कुछ बेरीज मिलती हैं, कभी चिलगोजे ढूंढने, कभी इस तरह के हरकतें करते करते मैं अ, बड़ा हुआ। और जब मैं आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं में पहुंचा तो मैं अच्छा स्टूडेंट था। लोग मेरे पास आते थे अपने डाउट्स क्लियर करने। और फिर 10th तक मैं बड़ा अच्छा स्टूडेंट था। फिर जब मैं 11th में गया तो हमारी क्लास में एक दिन दरवाजा खुला और एक हमने देखा मनीषा कोइराला दरवाजे पर खड़ी है, और वो आके हमारी क्लास में आ गई। तो वो दिन था, उन्होंने पूरी क्लास को बिगाड़ दिया। मैं कहता हूँ हमें बंक मारना, उल्टी सीधी हरकतें करना, ये सारा उन्होंने सिखा दिया। अच्छा। और फिर हम बोलते थे अरे पढ़ना भी है, तो बोलते थे अरे ट्वेल्थ के बोर्ड में 11th का सिलेबस थोड़ी ना आता है, 12th में पढ़ेंगे 12th में। हमने बोला ये अच्छा है, ये वाइज गर्ल, वो बड़ी अच्छी एडवाइस देती है। तो उसके चक्कर में हमने जितने भी मेरे दोस्त थे हम सब काफी हमने बंक मारा, ये वो किया। 11th के एग्जाम बड़ी मुश्किल से, जिसको कहते हैं ना,
33% आने थे तो 33.2% आए और किसी तरह हम पास हुए। फिर ट्वेल्थ आई तो ट्वेल्थ में बोला अब सीरियसली पढ़ना है। जब सीरियसली पढ़ने की बारी आई तो देखा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बोला यार ये ट्वेल्थ का तो कुछ समझ में नहीं आता। बोलता हाँ वो तो बेसिक्स तो इलेवेंथ में कवर किया ना। बोला एंड दैट्स व्हेन वी ऑल रियलाइज्ड कि बॉस ये तो 12वीं नहीं पास होनी है हमसे। तो अब और और हम सबके फादर्स फौजी थे घर में बैठे तैयार एकदम कि वो सोच रहे हैं मेरा बेटा आईआईटी जाएगा मेरा बेटा। अच्छा इन्हीं दौरान ऐसा हुआ कि मेरे फादर ने को मेरे ऊपर बड़ा भरोसा था। उन्होंने बोला यार आप मैं तुम्हें ना आईआईटी कोचिंग में डालता हूँ। मैंने बोला नहीं डैडी मैं कर लूंगा अपने आप कर लूंगा। नहीं 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 चलो चलो। तो साउथ एक्सटेंशन में एक संगल्स क्लासेस होती। दे वर सपोज टू बी द बेस्ट आईआईटी कोचिंग क्लासेस उन दिनों में। तो मैं और एक और मेरा कोर्समेट है समरजीत चौधरी। तो हम दोनों क्लासमेट भी थे घर के बगल रहते थे। मैंने बोला अगर फंस रहा हूं तो मैं अकेला क्यों फंसूं एक दो को साथ में लेकर डूबूंगा। तो मैंने उसके माँ बाप को भी कन्विंस कर दिया कि बड़ी अच्छी कोचिंग है बड़ी अच्छी कोचिंग है आप उसको भी ज्वाइन करा दो। उन्हें भी लग रहा होगा कि उनका बेटा बड़ा काबिल है ये वो। तो उन्होंने हम दोनों को संगल क्लासेस ज्वाइन करा दी। और संगल क्लास में तो वहाँ कोचिंग क्लास में जाके हमें कुछ पता ही ना लगे यार क्या चल रहा है। हाँ? वो वहाँ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि टीचर्स को सिखाते थे नहीं सर आप इस तरीके से नहीं आप ऐसे करिए इससे 2 मिनट कम होंगे सॉल्व करने। ओके अच्छा। फिर एक और चीज वहां होती थी वहां अगर टीचर कोई क्वेश्चन पूछे अगर आप जवाब नहीं दें ना तो थप्पड़ पड़ता था। ठीक है। तो समरजीत चौधरी और मैं दोनों एक दूसरे की जब भी किसी को थप्पड़ पड़ता था हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते थे बोलते थे बॉस ये पहला हफ्ता तो कट रहा है क्योंकि वो न्यू बॉय वाला कंसेशन मिल रहा है। अगले हफ्ते से हमारा नंबर आने वाला है। अगले हफ्ते से पहले ही ना हमारे आगे एक लड़की बैठती थी और टीचर ने उससे कुछ पूछा उसने जवाब गलत दिया या नहीं दिया उसको भी उतनी जोर से रसीद के थप्पड़ पड़ा। उस दिन जब हम बाहर निकले उस क्लास से उस दिन हमने निर्णय लिया जहां यहाँ तो लड़कियों को भी इतनी जोर से थप्पड़ पड़ जाता है हमारे तो पूरे शक्लें सूझ जाएंगी जिस तरह की हमारी नॉलेज है। तो वहां पर एक पान की दुकान थी वहां से हमने दोनों ने मीठा पान खरीद के खाया और डिसाइड किया कि बॉस अब क्या करना है। यहाँ तो आईआईटी तो होनी नहीं है 12वीं पास होनी नहीं है। तभी उसको ना वो यूरेका मोमेंट आया उसने बोला यार एनडीए जो है ना वो उसमें ट्वेल्थ पास नहीं चाहिए एनडीए में 11th पास चलता है। तो ऐसा करते हैं हम एनडीए की तैयारी करेंगे। तो ऐसा गुड आइडिया। तो हम सब भी जो फिर वापस स्कूल में अगले दिन जाके हमने सबने डिस्कस किया हम सब ने ये बोला कि एनडीए की करेंगे ये ट्वेल्थ अपने बस की नहीं है। तो एनडीए की तैयारी थैंकफुली मैं तो एनडीए हो गया और मेरे साथ करीब 11 थे हम। 11 हम हो गए। लेकिन हमारी वो जो मंडली थी वो करीब 50-55 लोगों की थी। हम तो हो गए जो सबसे बदमाश थे और जो बाकी हमारे चक्कर में बंक बुक मारना जिन्होंने स्टार्ट किया था वो पीछे रह गए। ऑफ ऑफ कोर्स धीरे धीरे करके अगले कोर्स में उसके अगले कोर्स में उसके अगले कोर्स में करते विली निली सारे के सारे जितने भी हमारे चंडाल चौकड़ी थी वो सारी एनडीए पहुंच ही गई फिर या सो एनडीए सो जब मैं एनडीए गया एनडीए वगैरह में मेरे को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि फौजी बैकग्राउंड से होते हुए जो एनडीए में करा रहे थे वो हम लोग शाम के वक्त खेलते खेलते हम लोग वो कर लेते थे। ऑब्स्टिकल कोर्स में हम लोग खेलते थे स्पोर्ट्स वगैरह हमारे स्कूल में भी अच्छे होते थे तो कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम आई नहीं सो टू से कि कोई स्ट्रगल करना पड़ा इंडिया में ऐसा ऐसा कुछ था नहीं। सो दैट वाज माय चाइल्डहुड। और जब मैं फौज में आ गया एंड जब मैं पैरा एसएफ में ज्वाइन किया सो मेरे को तो ऐसा लगा जैसे वो मेरा जो बचपन है वही एक्सटेंड हो गया थोड़ा। एंड ये रही है मेरी बचपन की कहानी। बहुत ही दिलचस्प, और जिस तरह से आपने बताया सच में इतना अच्छा लगा सुन के। और मेरे को उम्मीद है कि दर्शकों को भी पसंद आया। मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, कहावत है, जब आप किसी बतख को तालाब में देखते हैं तो देखते हैं ऊपर से बहुत शांत चल रही, लेकिन नीचे वो मेहनत कर रही। और ब्रिगेडियर भनोट ने जितनी आसानी से अपनी जिंदगी बताई, क्योंकि मैं इनको बचपन से जानता हूँ, मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि इन्होंने वक्त आने पे इतनी कड़ी मेहनत की है, क्योंकि जो एनडीए का एग्जाम है वो दुनिया का 8वां सबसे कठिन एग्जाम है। और इस 8वें कठिन एग्जाम को क्लियर करना, आप समझ सकते हैं दर्शकों कि ब्रिगेडियर भनोट ने कितनी मेहनत की हो। धन्यवाद ब्रिगेडियर भनोट, बहुत अच्छा लगा सुन के। मेरा अगला प्रश्न है कि जब आप सेना में कमीशन हुए और आपने डिसाइड किया कि आप पैराशूट स्पेशल फोर्सेज में कमांडो बनेंगे,
तो अपनी थोड़ी प्रोबेशन के बारे में बताइए, क्योंकि ये एक बड़ी दिलचस्प चीज है जो हम सारे जानना चाहते हैं, और मैं इस फौज में होते हुए भी हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि प्रोबेशन में क्या होता है। हमने कई कहानियां अलग अलग लोगों से सुनी है, लेकिन आज आप बताइए कि प्रोबेशन कैसे था, उसकी कुछ दिलचस्प हमें इंसिडेंट्स बताइए। ओके। प्रोबेशन भी बड़ा, प्रोबेशन का देखिए, प्रोबेशन का जो मेन मुद्दा होता है वो ये चेक करना होता है कि हम स्पेशल फोर्सेस में जिसको भी इंडक्ट कर रहे हैं वो उस वो उस लायक होना चाहिए। बिकॉज ये एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन होती है स्पेशल फोर्सेस। इसमें हर कोई नहीं ज्वाइन कर सकता है, आप वॉलंटियर करते हैं। फिर आपका बैकग्राउंड देख के आपका, अगर आप फिट माने जाते हैं तो आपका प्रोबेशन होता है। सो कमिश्निंग के बाद मैं कमीशन हुआ 23 पंजाब लौंगेवाला यूनिट में। वो अपने में ही एक महान यूनिट है। 71 वॉर में लौंगेवाला की बैटल का ऑनर है उनके पास। मेरी यूनिट की कहानी पे बॉर्डर मूवी भी बनी। सो मैं वहाँ कमीशन हुआ। वहाँ कमीशन होने के बाद मैंने अपनी एप्लीकेशन डाली फॉर स्पेशल फोर्सेस। जब एक्चुअली कोई भी यूनिट अपने ऑफिसर को बाहर ऐसे नहीं भेजना चाहती है। सो पहले वहां पर बड़ी ऑब्स्टिकल्स आई कि क्यों जाना चाहते हो, क्या उसमें है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। सो वो ऑब्स्टिकल्स के बाद करीब 4 साल सर्विस के बाद मेरा प्रोबेशन में नंबर आया 21 पैरा में। तो प्रोबेशन में हम फिजिकल एस्पेक्ट, तो जैसे बेलगाम में घातक कोर्स चलता है। ओके। तो घातक कोर्स मैं बोलूंगा वुड बी हार्डली 25% ऑफ व्हाट गोज ऑन इन द प्रोबेशन। जो कमांडो कोर्स चलता है बेलगाम में, अ, मैं बोलूंगा वो 25% होगा। बाकी जो है फिजिकल एस्पेक्ट्स, फिजिकल टेस्ट होते हैं, अनआर्म कॉम्बैट होता है, आपकी ट्रेनिंग भी चलती है और उस ट्रेनिंग के ऊपर आपकी क्लासेस चलती हैं। और देन देर आर स्पीड मार्चेस। फिर होता है एस्केप एंड इवेजन की एक्सरसाइजेज होती हैं। और इसके अलावा मेंटली आपका मेंटल ये, आप जब एज एन ऑफिसर जाते हैं, आप प्रोबेशन जवानों के साथ करते हैं। आपके कोई रैंक, आपके सब रैंक्स उतार दिए जाते हैं। एंड ऑफिसर जवान सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। एंड रगड़ा होता है, ये होता है। फिर बिकॉज आप ऑफिसर हैं, तो जब दिन की पूरी रूटीन खत्म हो जाती है उसके बाद आपको स्पेशली कोई टास्क मिलता है। अब ये टास्क भी काफी अलग अलग किस्म के होते हैं। आपको एक किताब दे दी जाएगी, बोला जाएगा सुबह तक आप इसका बुक रिव्यू दे दीजिए। तो पहली बार जब ये होता है तो हम स्मार्ट एक्ट मार के, हर चैप्टर के पहले 2-3 सेंटेंसेस लिख, पढ़ पढ़ के कुछ कुछ लिख के दे देते हैं। लेकिन जो बुक रिव्यू दे रहे हैं वो भी पुराने मजे हुए खिलाड़ी होते हैं। सो 2-3 बार के बाद वो बोलते हैं अच्छा टुमारोज बुक रिव्यू 5,000 वर्ड्स। तो 5,000 वर्ड्स आपको लिखना है, आपकी रात तो गई। सो बेसिकली क्या करते हैं, वो देखते हैं आपका डेडिकेशन कितना है टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि दिन में आपको 10 बार बोलेंगे लोग, अरे मत करो यार, ये सब परेशानी में क्यों पड़ रहे हो, ये यहाँ कुछ नहीं रखा है, आप छोड़ दीजिए, आप कुछ नहीं, हम तो फंस गए हैं, आप भी यहाँ पर आके फंस जाओगे। ऐसे करके ना आपको रगड़ा भी पड़ रहा है, आपको मेंटली टॉर्चर भी किया जा रहा है, और प्लस यू नो दिन में 10 बार आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं कि छोड़ दो, नॉन वॉलंटियर होकर वापस चले जाओ। सो ऐसे होता है प्रोबेशन। और इसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें आपको आपकी मेंटल रेजिलियंस चेक करने के लिए कि आप कितना, आप में वो है, आई मीन, आई डोंट नो मैं एग्जांपल दूं। ओके। फॉर एग्जांपल जब एक्सरसाइज एरिया में जाते हैं तो वहाँ डीप ट्रेंच लैट्रिन्स होते हैं। दे आर वेरी डीप दिस थिंग, उसके ऊपर लकड़ी के फट्टे होते हैं एंड द एंटायर यूनिट वहां पर उसको टॉयलेट के तौर पे यूज करती है। ओके। तो इमेजिन वो पूरा भरा हुआ है, आपको उसके अंदर डाल दिया गया है 12 घंटे के लिए। और उसमें आपको आपको खाना भी वहीं दे दिया गया है, आपको खाना भी वहीं, स्टैंडिंग इन, यू नो ऑलमोस्ट चेस्ट डीप मक। सो बहुत लोग हैं जो कि अंदर घुसते ही नहीं है, वो जब सुनते हैं कि ऐसा होने वाला है। सो वेर एज अगर देखा जाए तो ये कि मेंटल ब्लॉक के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है। आपको अजीबो गरीब चीजें खिलाई जाती हैं, अगर पता लग गया आप वेजिटेरियन है तब तब और
आपको उसी एस्पेक्ट पर चेक किया जाता है कि आप क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं। सो एक बार हमारी एस्केप एंड एविजन एक्सरसाइज चल रही थी। सो हम 5 लोग थे। हमारे को पूरा स्ट्रिप करके सर्च कर लिया, कोई पैसे नहीं होने चाहिए, कुछ नहीं, कोई मैप नहीं, कुछ नहीं। और बोला फलानी जगह आपको कल पहुंचना है। वो एक बाउंस दे देते हैं एंड आपको वहाँ उस रूट को फॉलो करना। रास्ते में एम्बुशेस लगे होते हैं। रास्ते में जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं वो एम्बुश लगा के बैठते हैं, अगर पकड़े गए आपका प्रोबेशन खत्म, मतलब यू कैन गो बैक होम। सो जो हम गए रात में, भूखे प्यासे, एंड 100 किलोमीटर कवर करना होता है पहाड़ी इलाके में। तो सुबह सुबह 5 बजे का टाइम था। कोई जंगल के एकदम किनारे में एक घर, बड़ा अच्छा बड़ा सा घर था। तो हमने बोला यार चलो यहाँ जाके चेक कर लेते हैं, पहले कुछ खाने को मिल जाए। सो वहाँ पहले हमने आधे घंटे करीब देखा, कहीं ये तो जंगल के किनारे इतना बड़ा घर है, कोई हमारे एम्बुश एम्बुश नहीं लगा हो हमारे पकड़ने को। फिर धीरे से डरते डरते हम घर के दरवाजा ठकठकाया तो एक आदमी बाहर आया। तो, तो बोला हाँ जी बोलिए। तो हमने बोला पहले अंदर आ जाए, आ जाओ, अंदर आ जाओ। अंदर गए तो बड़ा सा आंगन था और एक काफी बड़ा घर था। बोला हाँ जी बोलो। तो हमने बोला यार कुछ खाने को दे दो, बड़ी भूख लगी है, कुछ भी दे दो। तो ना वो सोचने लग गया बड़ा। हमने बोला सर कुछ खाने को दे दो यार, आई मीन नहीं देना तो बोल दो, हम कहीं और जाके। कहता नहीं नहीं फौजी भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैं खाने को तो है, मैं दे भी दूंगा, लेकिन फिर आप खा पाओगे? हमने बोला हाँ खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहता तो बोलता नहीं नहीं, ऐसा है ना कि मैं तो दे दूंगा, लेकिन मेरी जो बीवी है ना, वो बहुत ही ना कमीनी किस्म की औरत है। तो हमने बोला अच्छा। बोला हाँ, वो ना जाहिल है, उसको बात करने की तमीज नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो बोला हाँ, तो मैं अभी जाके आपके लिए जो भी है मैं लेकर आता हूँ। अ- अगर मेरी बीवी बाहर आती है ना, अगर मेरी बीवी बाहर आती है तो आपने उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, आप खाते रहना। मैंने कहा ठीक है, खा लेंगे। सो वो अंदर गया और करीब 15 मिनट के बाद ना मोटी मोटी रोटियां, ठीक है, तंदूरी रोटी से भी मोटी मोटी रोटियां बना के लाया खूब सारी। और उसने हमें नमक दिया और प्याज दिया, बोलता अभी तो यही है। हम वी वर वेरी हैप्पी, हमने बोला हाँ बहुत अच्छा। तो हमने 5 है ना ऐसे जमीन पर बैठ गए, गोला बनाया और वहां से हम लगे खाने। इतने में दरवाजा खुला और उसके मुंह से निकला आ गई, अब मैं चला, अब आप संभाल लेना। ठीक है, वो आदमी हो गया गायब। और फिर उसकी बीवी आके हमारे सर पे खड़ी होगी और उसने इतनी गालियां दी हमें, भिखारी हो तुम, ये हो वो। लेकिन हमें पता था, उसके हस्बैंड ने हमें पहले वार्न कर दिया था। हमने बोला बेटे तुम गाली देते रहो, हमने तो ये खा के ही जाना। सो दैट वाज अ इंटरेस्टिंग एपिसोड। वो औरत लगी रही हमें गाली देने में, हम भी बेशरम जैसे लगे रहे, हमारी हालत ऐसी थी यार आगे 50 किलोमीटर करीब और चलना था, भूखे पेट तो जाने। सो ये था। प्रोबेशन इज अ वेरी टफ टाइम एक्चुअली। प्रोबेशन बहुत टफ टाइम होता है, आपको पता नहीं है, आपको पहली बात तो पता ही नहीं है शेड्यूल क्या है, कल क्या होगा आपको नहीं पता। ठीक है, दिन में सुबह जब आप 5 बजे फर्स्ट परेड पे जाते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आज का दिन का रूटीन क्या है, कितने बजे खत्म होगा, क्या उसमें है क्या नहीं है। सो दैट मेंटल अनसर्टेनिटी इज देयर। फिर भगवान ना करे आपके साथ कुछ, कोई तकलीफ हो जाए, कुछ हो जाए, तब एक्चुअल परेशानी स्टार्ट हो। सो है आप पूरी रात नेविगेशन करके आ रहे हैं, भूखे प्यासे ये वो, आपके सामने बड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट लगा हुआ है, आप जैसे ही खाने बैठे किसी ने आपके प्लेट पे लात मार दी। और ये मेनली ऑफिसर्स के साथ होता है। ठीक है, सो ऐसे बड़े वो होते हैं। 40 किलोमीटर स्पीड मार्च है, आप पूरे लोड के साथ दौड़ रहे हो। ठीक है, एंड 40 किलोमीटर विद दैट लोड बिकम्स क्वाइट टफ। आई मीन अच्छे अच्छे। सो आप ना फिनिश लाइन की वेट कर रहे हो। ठीक है, और आप वो माइलस्टोन भी आते हैं सड़क में, आपको पता है फिनिश पॉइंट, जो फिनिश पॉइंट भी ऐसा वो सेलेक्ट करते हैं जो कि एकदम माइलस्टोन के साथ कोइंसाइड करके सड़क पे वो चूने से लाइन मारी हुई है। तो जब आप वहां फिनिश लाइन पे पहुंचते हो तो वहां एक आदमी खड़ा हो, तो आप रुकते हो, बोलते, वो बोलेगा अभी कहाँ रुके हो, अभी तो 3 किलोमीटर और है आगे। तो आप बोलते नहीं नहीं, तो मैं तो गिनते हुए आ रहा हूँ, ये यही है फिनिश पॉइंट, ये देखो इतने से स्टार्ट किया। कहता नहीं 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 नहीं, आगे चलो आगे, अभी तो 3 किलोमीटर और है।
बड़े अच्छे अच्छे लोग मैंने देखा है वो वहाँ। ठीक है। फिर हमारी यूनिट में एक वेलकम लंच होता है। तो जब नया प्रोबेशनर आता है तो उसको स्टेशन से रिसीव किया जाता है, और ना उसको एक जगह बैठा के बड़ा अच्छा टेबल टेबल क्लॉथ, सफेद कपड़े, है ना, बड़े अच्छा वेटर अच्छे से उसको ना लंच कराता है, जो भी मील ऑफ द डे है उस समय का। और बड़े प्यार से सब और खाओ और खाओ, ये किया जाता है। और फिर गाड़ी में बैठाया जाता है उनको। और फिर 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद बोलते हैं साहब उतर जाओ। फिर उतर उतार के एंड उनकी राइफल पिट्ठू ये सब एवरीथिंग इज गिवन, और मैप दे दिया जाता है, आपको रूट समझा दिया जाता है। बोलते साहब अब यूनिट पहुंच जाना 1.5 घंटे में। और टाइमिंग ऐसा होता है जो कि आप कभी कंप्लीट ही नहीं कर सकते, मतलब जो ओलंपियंस भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। सो पहले दिन ही जब बंदा वो पिट्ठू से, एक तो उसका साइकी ऐसा उसका हिट होता है कि पहले तो वेलकम हुआ इतना अच्छा खासा, एंड देन सडनली वो पिट्ठू पकड़ा दिया। एंड एंड ऑब्वियसली जब तक वो यूनिट पहुंचता है तब तक वो 1.5 घंटे के रास्ते में वो करीब 6 7 8 घंटे पता नहीं कितने में पहुंचता है। सो दैट बिकम्स, सो दीज आर द मेंटल गेम्स विच आर प्लेड फिजिकल के साथ। सो या फिजिकल प्रोबेशन इज टफ, प्रोबेशन इज टफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बड़ा अच्छा लगा सुन के। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि फौज में कहते हैं, भारतीय सेना में कहते हैं, वही मेरून बेरे या मेरून पगड़ी पहनते हैं, क्योंकि जो पैराशूट स्पेशल फोर्सेस के अफसर जेसीओ जवान होते हैं वो या मेरून अ, बेरे पहनते हैं या मेरून पगड़ी पहनते हैं। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट, यानी कि अच्छों में से जो सबसे अच्छे होते हैं वही पैराशूट स्पेशल फोर्सेस के सैनिक बनते हैं। और मेरा आखिरी प्रश्न, क्योंकि अबे समय की पाबंदी है, कि भिड़े भनोट, आपका इतना सफल जीवन रहा, आप इतने आपने ऐसे कार्य किए जिससे आपका ही नाम नहीं बल्कि भारतीय सेना का नाम इतना ऊंचा हुआ, आप इतने ऊंचे ओहदे पे पहुंचे, आपने इतने अहम कोर्सेज किए भारतीय सेना में जो कि हर ऑफिसर का ड्रीम होता है। तो मेरा आखिरी प्रश्न आपसे कि आप उन युवाओं को क्या बताना चाहेंगे जो कि भारतीय सेना में कैरियर बनाना चाहते हैं, और खास करके उनको जो आपकी तरह पैराशूट स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते ओके। मेरे को जस्सी, आई डोंट नो कि मैं कितना क्वालिफाइड हूँ यंगस्टर्स को ऐसी एडवाइस देने के लिए या नहीं देने के लिए। बट मैं, देखो, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। एक फौज में एक सिद्धांत है, मेंटेनेंस ऑफ एम। प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर का पहला सिद्धांत है मेंटेनेंस ऑफ एम। सो पहली बात तो जो आपने एम अपनी लाइफ के लिए बनाया है, चाहे फौज ज्वाइन करने का चाहे कोई भी ज्वाइन करने का, पहली बात तो वो प्रैक्टिकल एम होना चाहिए। अभी सी जो आपको अपनी काबिलियत मालूम है, और आपको सारी सर्कमस्टांसेस भी मालूम है। तो आपकी काबिलियत के हिसाब से आप अपने लिए एक हाई एम सेट करिए, एंड फिर उस एम को मेंटेन करिए। उस उस एम को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। आपके रास्ते में बाधाएं आएंगी, आपको परेशानी होगी, आपको ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन अगर आपका दृढ़ निश्चय है किसी चीज को हासिल करने के लिए, तो आप अपनी एम को मेंटेन करते रहिए, करके रखिए। सेकंड, उसके लिए कड़ी मेहनत के लिए आप तैयार रहें, जो कि आप अपनी एम को फुलफिल करने के लिए डालनी चाहिए आपको, जो मेहनत डालनी पड़ेगी। सो उस अगर आप उस मेहनत के लिए आप तैयार हैं, आई थिंक जो भी कोई चाहता है अचीव करना वो हो सकता है। हैं। धन्यवाद बिगड़े भनोट, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और मैंने आज ऐसी चीजें आपसे सुनी जो शायद हमारी जो 35 36 साल की दोस्ती है उससे भी लंबी जो दोस्ती है, मैंने उस कार्यकाल में नहीं इतना आपके बारे में जाना जितना मैंने आज जाना। और सच में मेरा नमन आपको, मेरा सलाम आपको। आप हमारे देश के वो चिराग हैं जिन्हें हर भारतीय नागरिक को गर्व है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल के जी जिन हिंदी के पहले कार्यक्रम में आने के लिए हामी भरी। और दर्शकों, मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों ने आज जो ब्रिगेडियर भनोट के बारे में सुना, जिन्होंने खुद अपने आप बयान किया, ये आपको प्रोत्साहित तो करेगा ही, आपको ये भी बताएगा कि आपको भारतीय नागरिक होते हुए वो कार्य करने चाहिए जिससे कि आपका नाम, आपके खानदान का नाम, और सबसे बड़ी चीज देश का नाम रोशन हो। धन्यवाद बिगड़े भनोट, दिल से धन्यवाद। थैंक यू जस्सी, थैंक यू वेरी मच।